हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज का टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए हार्डवेयर डिवाइसेस। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बहुत सारे बेसिक को क्लियर किया था। अब आगे बात करने वाले हैं हम हार्डवेयर डिवाइसेस को सबको, यानी कि वन बाय वन डिफाइन करेंगे। यानी जितनी भी हार्डवेयर का हमारा पार्ट है वो सारा हम कवर करने वाले हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्डवेयर डिवाइसेस हमारी होती कौन कौन सी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर हार्डवेयर की कि आपके कंप्यूटर हार्डवेयर होते कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पार्ट्स को कवर किया हुआ। एक पार्ट मैंने कवर किया हुआ इनसाइड अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि आपका सीपीयू। दूसरा लिया है मैंने मेमोरी को। तीसरा लिया है मैंने मदरबोर्ड को। नेक्स्ट लिया है मैंने पावर सप्लाई, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव। इतनी चीज़ें होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर होती हैं। कंप्यूटर की बात करें तो आपने कंप्यूटर देखा होगा जिसमें हमारे पास एक मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक होता है सिस्टम, जिसे आप लोग आज तक सीपीयू बोलते थे। वो सीपीयू नहीं, सिस्टम होता है। सीपीयू मैं आपको आज बताऊंगा कि सीपीयू होता क्या है। दूसरी साइड अगर हम देखें आउटसाइड आ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के आउटसाइड में हमारी कुछ यहाँ पर डिवाइसेस लिखी हुई हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, प्रिंटर, स्पीकर। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हो सकती हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक डिवाइसेस है जो कि हम यूज़ करते ही करते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस है जिनमें हम सारे पार्ट्स को वन बाय वन डिफाइन करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी सीरीज को देखते रहिएगा। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू, जिसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी सीपीयू को देखा भी नहीं है। तो आज हम क्लियर कर लेते हैं कि सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट, जहाँ पर हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। ये होता क्या है? तो सबसे पहले सिंपल वर्ड में बात करें तो प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज अ सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब होता क्या है ये? तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स चिप, एक टाइप की जो है ये चिप होती है दैट प्रोसेस द डेटा, जो हमारे डेटा को प्रोसेस करती है। इट प्रोसेस ऑल द इंस्ट्रक्शन, ये हमारे उन सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करती है दैट यू गिव टू द कंप्यूटर, जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं। यानी कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं, हम कंप्यूटर में जो भी इनपुट देते हैं, चाहे वो हमने कोई कीबोर्ड से दिया हो, चाहे हमने माइक से कुछ बोला हो, चाहे हमने किसी फाइल को क्लिक किया हो, सारे के सारे जितने भी हम इनपुट देते हैं उन सारे इनपुट को क्या करता है ये? प्रोसेस कराता है। प्रोसेस कराने के बाद उसका रिजल्ट हमें ये प्रोवाइड करा देता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या करता है? इट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम अ यूज़र, यानी एक यूज़र से इसने क्या किया? डेटा को एक्सेप्ट किया। देन क्या किया? स्टार्ट अप प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया कि आपका जो यूज़र है वो करना क्या चाह रहा था, वो सारे काम कराने स्टार्ट करा दिए। जैसे सपोज हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इनपुट किया 2+2। अगर हमने क्या किया कि हमने इनपुट दिया प्रोसेसर को 2 और प्लस लगा के हमने क्या दे दिया 2+2। देन क्या होगा? उसका जो प्रोसेस होगी वो अब हमारे प्रोसेसर के अंदर क्या होगा कि जाके पहले डेटा जो है वो स्टोर होगा। इसके बाद आपका डेटा प्रोसेस होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, यानी कि इसका रिजल्ट जो भी आने वाला है वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। जैसे 4 आना है तो वो हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है आपका सीपीयू या फिर आपका प्रोसेसर। इसके आगे नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर, की प्रोसेसर कितने टाइप के होते हैं। तो क्या होता है कि देर आर टू मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। अगर हम बात करें कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की, तो इसके दो मैन्युफैक्चर आपके मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। माइक्रो की बात करें तो प्रोसेसर है, स्टार्टिंग हुई थी तो इसे प्रोसेसर बोलते थे, लेकिन ये उस समय पर बड़े साइज का होता था। धीरे धीरे इसे चेंज करके आज जो प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर देखने में कुछ इस तरीके का होता है जो कि साइज में बहुत ही छोटा होता है। आज तक हम जिसे सीपीयू बोलते थे, सीपीयू वो नहीं होता था, सीपीयू आपका ये होता है छोटा सा सीपीयू। तो दो कंपनियां कौन सी इसे बनाती हैं? सबसे पहली होती है हमारी इंटेल, दूसरी कंपनी है हमारी एएमडी, या फिर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। इसके बाद अगर हम बात करें इंटेल की, तो इंटेल का जो हमारा प्रोसेसर आता है इसमें भी इन्होंने बहुत सारी सीरीज आई। जैसे इंटेल में अगर हम बात करें तो इंटेल में बहुत पहले स्टार्टिंग में आपकी एटम सीरीज आती थी, एटम के बाद आपकी सेलेरॉन आती थी, पेंटियम आती थी, आज जो है कोर सीरीज आती है। बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स जो जानते हैं प्रोसेसर के बारे में उन्होंने सुना होगा कोर i3, कोर i5, कोर i7। तो ये सारी कौन सी सीरीज है? आपकी कोर सीरीज है। ईएमडी में अगर हम बात करें तो ईएमडी के प्रोसेसर में जो सीरीज आती है वो आपकी पहले सेम्प्रॉन आती थी, फिर एथलॉन आई,
देन ऑप्ट्रॉन आई, फिर फैनम आई, देन उसके बाद अभी जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो कौन सी चल रही है, राइजन चल रही है। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर मैंने फ़ोटो भी शो कराया आपका, AMD का राइजन लेटेस्ट है, और इंटेल का आपका कौन सा लेटेस्ट है, इंटेल में हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है हमारी कोर i9 सीरीज़। चलिए तो इसके आगे और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन क्या है। यानी अगर सिंपल वर्ड में हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक प्रोसेसर परचेस करना हो तो हम प्रोसेसर के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखेंगे, उसमें ऐसा क्या देखेंगे कि हमारा जो प्रोसेसर उसे बेस्ट बनाए। जैसे आप अगर किसी भी चीज़ को परचेस करने जाते हैं तो आप उसमें क्या देखते हैं, कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, क्वालिटीज़ देखते हैं कि जो उसे बेटर बनाती है। कि आपने अगर उन चीज़ों को, 4 चीज़ों को एक साथ देखा है तो आप उसमें देखेंगे बेस्ट कौन सा है। तो वैसे ही आपके प्रोसेसर में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहला है हमारा क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड क्या होता है, क्लॉक स्पीड स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर की जो स्पीड है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉक स्पीड कहते हैं। इन विच आ प्रोसेसर, जिसके अंदर एक प्रोसेसर हमारा जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर देता है एक टाइम के अंदर, यानी कुछ दिए हुए टाइम में। जैसे अगर हम सेकंड को ही कंसीडर कर लें तो 1 सेकंड के अंदर हमारा प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शन को जो है आपका पूरा कर देता है, उसी को हम कहते हैं उसकी क्लॉक स्पीड। क्या हो सकती है, इट इज़ टिपिकली मेजर्ड इन, यानी कि इसे जो मेज़र किया जाता है वो किस में करते हैं हम, मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में हम इसकी स्पीड को देखते हैं। यानी कि यहाँ पर रेंज लिखी हुई है, जो आपका प्रोसेसर सबसे पहले स्टार्टिंग में आया था वो प्रोसेसर स्टार्ट हुआ था 66 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर, और अभी जो लेटेस्ट में आपके प्रोसेसर आ रहे हैं वो 5.0 गीगाहर्ट्ज़ तक के प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल हैं। तो क्लॉक स्पीड आपको सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि हम क्लॉक स्पीड तो देखेंगे, देन उसके साथ सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे, कैश मेमोरी। यानी कैश मेमोरी उतना ही मैटर करती है जैसे क्लॉक स्पीड, यानी उसकी स्पीड। तो कैश मेमोरी होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो कैश मेमोरी क्या होता है, कैश मेमोरी इज़ द फास्ट एंड स्मॉल मेमोरी। एक तो ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है, साथ ही ये साइज में बड़ी स्मॉल होती है। दैट प्रोवाइड हाई स्पीड डेटा अक्रॉस अ कंप्यूटर प्रोसेसर, जो कि हमारे कंप्यूटर प्रोसेसर को एक हाई स्पीड डेटा एक्सेस कराता है। यानी पहले ये बात कर लें कि हमारा ये कैश मेमोरी का काम क्या होता है। तो अगर हम बात करें, कैश मेमोरी जो है वो हमारे प्रोसेसर की, हमारे CPU की जो है खुद की मेमोरी होती है, जो कहाँ पर अवेलेबल होती है, प्रोसेसर की कोर के पास अवेलेबल होती है। अगर ये हमने एक प्रोसेसर का यहाँ पे फोटो लिया हुआ है, प्रोसेसर के अंदर क्या है कि हमारी ये एक कोर अवेलेबल है, कोर के पास में आपकी जो है ये कैश मेमोरी अवेलेबल है। तो हमारी जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ अवेलेबल होती है, प्रोसेसर के कोर के पास में। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो सिंपली एक होता क्या है कि हमारे पास किसी भी चीज़ को रखने के लिए, यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उन सबको एक प्लेस चाहिए होता है। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर हम कुछ भी डेटा कहीं पर भी रखते हैं तो क्या उसे एक प्लेस चाहिए होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम कोई डेटा अपना इनपुट देते हैं, देन इनपुट देने के बाद हमारा होता क्या है कि हमने माना कि हमने क्या किया, यहाँ पर जो है एक कुछ भी अपना डेटा जो है इन किया। इनपुट करते ही क्या हुआ कि वो डेटा हमारे मेन मेमोरी यानी कि हमारे रैम के पास चला गया। जैसे ही डेटा हमारे रैम के पास गया, वहाँ पर क्या हमारी मेमोरी अवेलेबल है, तो रैम में हमारा डेटा रह सकता है। अब मेमोरी ने, यानी हमारी मेन मेमोरी रैम ने क्या किया, उस डेटा को आगे हमारे CPU तक भेजा। अब CPU तक जब डेटा हमारा जा रहा है तो CPU के अंदर जब डेटा रहेगा तो कहीं तो रहेगा ना, क्योंकि हमारा CPU क्या है, CPU के अंदर मेमोरी अगर ना हो तो फिर CPU प्रोसेस करते टाइम डेटा को कहाँ रखेगा। तो उस समय हमारा जो डेटा रहता है वो रहता है हमारा कैश मेमोरी के अंदर। यानी CPU जो अपना काम करता है, जो प्रोसेस करता है, वो कहाँ से करता है, कैश मेमोरी से करता है। कैश मेमोरी कहाँ होती है, आपके प्रोसेसर के अंदर होती है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करें अगर हम कैश मेमोरी के टाइप्स की, तो कैश मेमोरी भी 3 टाइप की आती है। नंबर 1 आती है L1 कैशे, नंबर 2 आती है आपकी L2 कैशे, नंबर 3 आपकी आती है L3 कैशे। तो ये 3 टाइप की कैश मेमोरी अवेलेबल होती है। जिसका अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ आता है L1 कैशे का 8 KB से लेकर 128 KB तक, L2 का आता है 256 KB से लेकर के 8 MB तक, देन L3 आता है आपका 1 MB से लेकर के 32 MB तक। ये सारी कैश मेमोरी जो है आपकी इस समय प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होती है। मैं भी आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कैसे आप अपने प्रोसेसर की कैश मेमोरी को चेक कर सकते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं। अगला हमें जो एक तीसरी चीज़ देखनी है इसकी स्पेसिफिकेशन में, वो देखनी है हमें FSB। तो FSB देख लेते हैं कि FSB होता क्या है। तो सबसे पहले अगर FSB की हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रंट साइड बस। क्या होता है, FSB इज ऑल्सो नोन एज द प्रोसेसर बस,
memory bus, system bus and connect the CPU with the main memory and L2 कैशे। तो इसका जो मेन काम होता है वो अगर हम बात कर लें तो हमारी FSB को प्रोसेसर बस, मेमोरी बस या सिस्टम बस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी FSB जो है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मदरबोर्ड जो होता है हमारा, अगर आप लोगों ने कभी मदरबोर्ड देखा हो तो मदरबोर्ड में क्या होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट हमारे कनेक्ट होते हैं। यानी अगर सिंपली भाषा में बोले तो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे कहाँ कनेक्ट होते हैं? आपके मदरबोर्ड पर। अब ये मदरबोर्ड पे जब सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं तो इन्हें कनेक्ट होने के लिए जो है कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जैसे वायर होना चाहिए कुछ। अगर हम किसी भी चीज़ को कनेक्ट कराते हैं, अगर घर पे हम कोई अपना लाइट का वायर भी कनेक्ट कराते हैं, किसी बल्ब को भी कनेक्ट कराते हैं, किसी फैन को कनेक्ट कराते हैं, तो क्या देना पड़ता है? हमें वायरिंग करनी पड़ती है। तो वैसे ही हमारा मदरबोर्ड के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं, तो उसकी वायरिंग जो होती है, वायरिंग क्या होती है? अभी जो वायरिंग आती है वो सारी हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। यानी कि हमारे जो इंटीग्रेटेड एक आपका बस की फॉर्म में आपके मदरबोर्ड के ऊपर होता है। आगे की वीडियोस में मैं आपको मदरबोर्ड भी पूरा का पूरा आपको लाइव दिखाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होती है, यही बसेस जो है हमारे सारे कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कराती है। बहुत सारी बसेस होती हैं इसमें, अगर हम बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ बसेस यानी हज़ारों बसें होती हैं इसमें। अब ये जो बसेस होती हैं इनमें से एक बस की हम बात कर रहे हैं, कौन सी बस की? जो कि हमारे CPU को, हमारी मेन मेमोरी यानी रैम को और हमारी L2 कैशे यानी कैश मेमोरी, इन तीनों चीज़ों को जो आपस में कनेक्ट कराती है उसी बस को हम क्या कहते हैं? FSB कहते हैं, फ्रंट साइड बस कहते हैं। अब FSB की स्पीड जितनी अच्छी होगी उतना ही क्या होगा कि हमारा प्रोसेसर भी फास्ट परफॉर्मेंस करेगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले जो है हमने एक इनपुट दिया। हमने क्या किया? हमने अपने सिस्टम में एक जो है इनपुट दिया। इनपुट हमारा कहाँ गया? हमारा इनपुट पहुँचा जाके रैम पर। जैसे ही हमने इनपुट दिया हमारा इनपुट पहुँच गया रैम पर। रैम के बाद अब हमें कहाँ भेजना है कि रैम से डेटा लेता हमारा कौन? प्रोसेसर। अब प्रोसेसर जब डेटा लेगा तो यहाँ तक पहुँचाने का जो काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है? FSB। यानी कि हमारा अगर सिस्टम कितना भी फास्ट है, हमारा प्रोसेसर फास्ट है, उसकी क्लॉक स्पीड फास्ट है, देन अगर FSB हमारी कम है, FSB स्लो है, तो यहाँ पर टाइम आपका ज़्यादा टेकन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा प्रोसेसर तक डेटा देर में पहुँचेगा। प्रोसेसर कितना भी जल्दी काम कर ले, प्रोसेसर तक डेटा ही देर में पहुँच रहा है, तो कैसे फास्ट हो सकता है? या फिर प्रोसेसर ने अपना काम जल्दी से कर दिया, जल्दी से करने के बाद वापस ये कहाँ भेजता है? वापस भेजता है रैम के पास। और रैम के बाद हमारा क्या होता है? जो भी हमारी आउटपुट डिवाइस लगी हुई है वहाँ पर हमें ये शो हो जाता है। तो अब यहाँ पर भी कौन भेजता है कि हमारे प्रोसेसर से जो रैम तक वापस जाता है वो भी FSB के थ्रू। FSB स्लो थी, यहाँ पे फिर से टाइम टेकन हो जाएगा। देन क्या होगा कि हमारा जो प्रोसेसर फाइनली जो हमारी स्पीड आएगी वो स्लो हो जाएगी। इसलिए हमारे प्रोसेसर की FSB स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। तो कैसे आप देखेंगे तो FSB की जो स्पीड आती है, जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी वो आपकी क्या थी? 66 मेगाहर्ट्ज़ से स्टार्ट हुई थी। देन अभी जो लेटेस्ट आती है 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की स्पीड आपकी प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल है। आई थिंक गाइज आपको ये भी बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम है। डायग्राम के अंदर हमने क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पर जो है आपका CPU क्या कर रहा है? हमारे रैम के साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कनेक्ट कराने कौन कर रहा है? FSB काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कैसे काम करती है FSB। तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। अगला टॉपिक अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला टॉपिक है हमारा कि मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ क्या है। जैसे अगर हम पिछली वीडियोस की बात करें तो हम यहाँ पर क्या देखते आ रहे हैं कि हमने अभी देखा था कि हमारी FSB की स्पीड भी मेगाहर्ट्ज़ में थी, या फिर हमारी क्लॉक स्पीड भी मेगाहर्ट्ज़ या फिर गीगाहर्ट्ज़ में थी। तो ये सारा मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है? क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत सारी सुनी है, किलोग्राम सुना है, मिलीग्राम सुना हुआ है, हमने किलोमीटर सुना है, मिलीमीटर सुना है, बट मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ शायद ही बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? तो एक सिंपली अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें यूनिट चाहिए होती है। यानी कि हम उसे कैसे मापें? जैसे हम एक दौड़ रहे हैं, हम कहीं पर अगर दौड़ रहे हैं तो हमारी स्पीड को मापने के लिए क्या एक यूनिट चाहिए। हमने क्या ले लिया कि हम इतना किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं, यानी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हम दौड़ रहे हैं। या फिर किसी वेट को हमें देखना है तो हमने क्या किया कि हमने देख लिया कि हमारा जो है हमारा जो वेट है वो कितना है किलोग्राम में, या फिर हमारा सपोज मिलीग्राम में, या फिर इसी तरीके से हमने बहुत सारी यूनिट्स बना रखी हैं हर चीज़ को मापने के लिए। अब जो ये सारी यूनिट्स बनी हुई हैं
उसी तरीके से हमारे जो प्रोसेसर के अंदर बात करें या फिर हम किसी चीज़ को करें तो यहाँ पर भी जो हमारी स्पीड आ रही है उसे मापने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट होगी। तो वो यूनिट क्या है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ जो है वही यूनिट है जो कि क्या करती हैं आपकी स्पीड को, यानी आपके सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसर स्पीड है उसे मापने के लिए यूज़ करते हैं मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ का। बट ये स्पीड होती कितनी है, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है यहाँ पर कितना, 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड। यानी आपका 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख, यानी 10 लाख साइकिल जो है पर सेकंड परफॉर्म कर सकता है प्रोसेसर आपका, अगर उसकी स्पीड 1 मेगाहर्ट्ज़ है। वाइल अगर हम बात करें 1 गीगाहर्ट्ज़, यानी अगर आपके प्रोसेसर की मान लिया हमने स्पीड कितनी है 1 गीगाहर्ट्ज़ है, तो उसका मतलब क्या है, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है कि 1 बिलियन, यानी 1 मिलियन का मतलब कितना होता है 100 करोड़ साइकिल पर सेकेंड। यानी इतनी स्पीड में आपका प्रोसेसर काम कर सकता है। अब ये साइकिल का मतलब क्या, ये डाउट्स बहुत सारे लोगों के अंदर आ रहे होंगे। तो साइकिल का मतलब क्या है, कि हम बात करें जो हमारा प्रोसेसर काम करता है, प्रोसेसर की फंक्शनैलिटी क्या है, तो प्रोसेसर जो काम करता है वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में काम करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या करता है, जहाँ पर अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले ये क्या करता है, फैच करता है आपके इंस्ट्रक्शन को, क्या करता है आपके इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, यानी लेता है आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए उन्होंने उसने फैच कर लिए, देन क्या किया उसे डिकोड किया। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा कंप्यूटर समझता है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज को। उसे नहीं समझ आता कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या फिर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या किसी और लैंग्वेज को, नहीं समझ आता। उसे क्या समझ आता है, सिर्फ बाइनरी। हमने सपोज लिखा किसमें, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज में। अब इंग्लिश लैंग्वेज के बाद क्या होगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज हमने तो टाइप करा दिया बट सिस्टम को समझ नहीं आएगी, वो पहले कन्वर्ट होगी बाइनरी में। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकोड। डिकोड करना यानी इंग्लिश से बाइनरी में चेंज करना। देन क्या होता है कि रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, आपका जो है रीड किया जाता है मेमोरी के द्वारा एड्रेस को, कि आपने डेटा जो दिया हुआ है वो अब कहाँ पर है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारा जो है कैश मेमोरी तक डेटा को ले जाया जाता है। कैश मेमोरी तक जब डेटा पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, यानी आप करना क्या चाह रहे थे वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है। सपोज आपने वही एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आपने 2+2 किया, तो ये क्या एग्जीक्यूट होगा कि आप करना क्या चाहते थे, प्लस करना चाहते थे, आंसर आ जाएगा आपका क्या 4। ऐसे ही साइकिल आपकी प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म होती रहती हैं, जिसकी मापने के लिए जो स्पीड यहाँ पर लेते हैं वो हम मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ लेते हैं। यानी आपने क्या किया कि आपने जो स्पीड दी हुई है, आपने सपोज हमने मान लिया कि हमारा जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर की स्पीड हमारी कितनी है 4 गीगाहर्ट्ज़ है। मान लेते हैं कि हमने एक प्रोसेसर लिया, उसकी स्पीड कितनी है 4 गीगाहर्ट्ज़ है। 4 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या है कि अब जैसा कि हमने पढ़ा था 1 गीगाहर्ट्ज़ मतलब कितना है 100 करोड़, तो इसका कितना मतलब हो जाएगा 400 करोड़, यानी 400 करोड़ साइकिल, ऐसी साइकिल पर सेकंड में परफॉर्म करेगा हमारा प्रोसेसर। इसीलिए जब भी हम अपने प्रोसेसर पे कुछ भी काम करते हैं वो बहुत जल्दी से परफॉर्म कर देता है। बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन देते हैं वो जरा में सॉल्व कर देता है। कैसे कर देता है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। वही यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, यही इंस्ट्रक्शन साइकिल जो हमारे लिखे हुए, यानी सीपीयू जो है जैसे ही बूट करता है सिस्टम आपका, जैसे ही आप ऑन करते हैं उसे, तब से लेकर के जब तक आप सिस्टम को ऑफ नहीं कर देते ऐसे ही काम करता है। आई थिंक आपको अच्छे से मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ और इंस्ट्रक्शन साइकिल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है, हमने यहाँ पर कुछ इंटेल प्रोसेसर की जो है सीरीज़ यानी उसके प्रोसेसर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एटम सीरीज़ आई थी, देन उसके बाद सेलेरॉन सीरीज़ आई, उसके बाद हमारा पेंटियम सीरीज़ आई जिसमें पेंटियम 1 से लेकर पेंटियम 4 तक के प्रोसेसर आए। देन हमारा डुअल कोर प्रोसेसर आए, फिर कोर टू डू प्रोसेसर आए, उसके बाद कोर टू क्वाड प्रोसेसर आए। देन कोराई सीरीज़ आई हमारी जिसमें कोराई 3, कोराई 5, कोराई 7 और लेटेस्ट कोराई 9 सीरीज़ आई। इसके अलावा हमारे जियोन प्रोसेसर भी आते हैं जो कि हमारे सर्वर मदरबोर्ड बनाते हैं, जो कि आपके काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये सारे हमारे कुछ इंटेल प्रोसेसर हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटेल प्रोसेसर में कौन कौन सी सीरीज़ है या फिर लेटेस्ट सीरीज़ कौन सी चल रही है, तो आप एटलीस्ट उसे बता सकें। देन चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमने इंटेल और AMD के बारे में सुना हुआ है। कहा जाता है कि बहुत सी जगह पे अगर आपने सुना भी हो तो इंटेल को बड़ा बेस्ट बताते हैं कि इंटेल प्रोसेसर हमारा बेस्ट होता है, AMD प्रोसेसर को थोड़ा सा लैग करता है, कि कुछ उसके अंदर कमियां भी हैं। तो इंटेल के अंदर क्या बेस्ट है, इंटेल को बेस्ट तो बोल दिया बट उसके अंदर बेस्ट है क्या, वो चीज़ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर फीचर ऑफ इंटेल प्रोसेसर की। इंटेल प्रोसेसर में फीचर क्या है, उसमें खूबियाँ क्या हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला फीचर है यहाँ पर EIST। तो ये EIST क्या होता है? तो EIST की फुल फॉर्म होती है इन्हेंस्ड इंटेल स्पीड स्टेप टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है कि अगर आप इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मैनेज कर लेगा CPU के कोर फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को, यानी कि CPU को कितनी स्पीड में कब काम करना है, कितनी पावर लेना है, ये चीज़ हमारा जो इंटेल का प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेता है। जिससे होता क्या है अगर मैं सपोज आपसे बात करूं कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं सिंपल सा, कि अगर आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सुबह वॉक करने जाते हैं ना, बहुत सारे लोग वॉक करने में क्या होता है कि आप एक नॉर्मल स्पीड में दौड़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं आप पूरी पावर लगा के दौड़ें, आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल स्पीड में दौड़ते हैं। अब कभी आपने आर्मी की दौड़ देखी हो या आर्मी में कभी आप दौड़ने गए हो, तो वहाँ क्या आप पूरी जान लगा देते हैं, पूरी जान लगा देते हैं जितनी स्पीड में आप दौड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको परफॉर्म करना है ज़्यादा। वॉक करने जाते हैं, परफॉर्म करना है कम, लोड हमारे ऊपर है कम, तो हम क्या करते हैं कि अपनी स्पीड को हम मेंटेन कर लेते हैं। वैसे ही EIST फीचर जो कि इंटेल के अंदर है क्या करता है, CPU को जब ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा स्पीड में काम करेगा, कम लोड होगा कम स्पीड में करेगा, जिसकी वजह से ये जल्दी हीट नहीं करेगा। क्योंकि हम तेज़ दौड़ेंगे क्या है, थक जाएंगे जल्दी, वैसे प्रोसेसर तेज़ चलेगा क्या होगा, थक जाएगा, हीट हो जाएगा। तो जब वो क्या है कि हमारी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होगी, जिससे क्या होगा कि जब हम कोई लोड नहीं दे रहे, सपोज हमने सिस्टम ऑन कर दिया, हम काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रोसेसर क्या होगा कि कम स्पीड में काम करेगा, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक जो है हीट नहीं करेगा और प्रॉपर वर्क कर पाएगा। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया हो। देन इसके बाद दूसरा हम यहाँ पर देख लेते हैं टॉपिक EDB। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि EDB होता क्या है। तो EDB क्या होता है, EDB की फुल फॉर्म होती है एग्जीक्यूट डिसेबल बिट। इसका काम क्या होता है, तो ये जो है हमारे इंटेल प्रोसेसर में क्या होता है कि प्रिवेंट टू कॉपी द मैलिशियस कोड। मैलिशियस कोड मतलब क्या, आपका वायरस यानी ये क्या करता है कि आपकी कंप्यूटर मेमोरी में वायरस जाने से रोकता है। अब आप कहेंगे ठीक है, हमारे अगर सिस्टम में नहीं होता है हम एंटीवायरस डाल देंगे, या फिर एंटीवायरस हम डाल लेते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोगों को पता होगा कि विंडोज़ का एक फीचर होता है विंडो डिफेंडर, वो भी छोटे मोटे वायरस को रोक देता है। तो हम क्यों यूज़ करें EDB का, हम तो इंटेल में ऐसा कोई खासियत नहीं है। तो अगर मैं बता दूं कि ये जो है हमारा EDB फीचर काम करता है जब आपका सिस्टम बूट हो रहा है, और जिस समय बूट हो रहा है ना तो आपका एंटीवायरस काम करेगा ना ही आपका विंडो डिफेंडर, तो उस समय आपके सिस्टम में वायरस जाने से रोकेगा। अब उस समय वायरस जाएगा क्यों, क्योंकि सपोज आपने जिस पेन ड्राइव का या जिस रिमूवेबल डिवाइस का यूज़ किया हुआ है उसके अंदर वायरस है, तो उस समय पे उसे कौन रोकेगा, तो उसे रोकेगा हमारा EDB फीचर। आई थिंक आपको क्लियर होगा अच्छे से। देन नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है हाइपर थ्रेडिंग। तो हाइपर थ्रेडिंग क्या होता है, तो हाइपर थ्रेडिंग इज अ टेक्नोलॉजी, बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है। हाइपर थ्रेडिंग इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय सम इंटेल प्रोसेसर एंड AMD माइक्रो प्रोसेसर। ये इंटेल में तो होता है, ये साथ ही AMD में भी होता है। दैट अलाउ अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर टू एक्ट लाइक टू सेपरेट प्रोसेसर, यानी इसकी वजह से एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर क्या कर सकता है, एक साथ दो काम कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि दो प्रोसेसर की तरह काम कर सकता है। टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज इट, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में। यानी सिंपल बोले तो क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए आप पहले की अगर प्रोसेसर को बात करें, जिन लोगों ने कंप्यूटर यूज़ किया या कंप्यूटर नहीं किया तो मोबाइल की भी बात कर सकते हैं कि मोबाइल का भी कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, उसमें भी प्रोसेसर होता है। तो पहले क्या होता था कि जब हम एक एप्लीकेशन चला रहे होते तो एक चलता था, जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को हटाकर दूसरा एप्लीकेशन खोलते थे हमारा पहला एप्लीकेशन बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता था, कोई हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी नहीं था, एक प्रोसेसर एक टाइम पर एक ही काम कर सकता था। जबकि अगर आज की बात करें, आपके जो स्मार्टफोन है, आपके कंप्यूटर हैं, लैपटॉप है, उन सब में क्या होता है, आप एक टाइम पे कई काम करते हैं। बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक चल रहा है, आगे आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, साइड में आपका यूट्यूब वीडियो खुली है, कुछ भी बहुत सारे फीचर आप करते हैं। कैसे करते हैं? हाइपर थ्रेडिंग की वजह से। क्योंकि हाइपर थ्रेडिंग क्या करता है, एक प्रोसेसर को दो प्रोसेसर की तरह काम करने के लिए अलाउ कराता है। तो हाइपर थ्रेडिंग ने हमारी जो प्रोसेसर है उसे काफ़ी फास्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो एक साथ कई काम कर सकता है। अब जैसा मैंने भी बोला कि AMD के अंदर भी होता है, तो AMD के अंदर इसी सेम हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसे क्या बोलते हैं, हाइपर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें तो हाइपर थ्रेडिंग जो यूज़ हुई थी वो इंटेल प्रोसेसर के अंदर कब यूज़ हुई, जब हमारा प्रोसेसर आया पेंटियम 4, उससे पहले यूज़ नहीं होता था।
एटम सीरीज़ में नहीं होता था, सेलेरॉन सीरीज़ में नहीं होता था, पेंटियम 1 2 3 में नहीं होता था। कब आया? जब आया हमारा पेंटियम 4, तो उसके साथ में ही ये लॉन्च किया गया। देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अगला फीचर है हमारा कौन सा है यहाँ पर? इंटेल प्रोसेसर का स्मार्ट कैशे। तो स्मार्ट कैशे क्या होता है? हमने कैश मेमोरी तो पढ़ा था, बट स्मार्ट कैशे का क्या मतलब है? तो आपको अभी से सिंपल भाषा में बता दूं कि हमारा जो स्मार्ट कैशे होता है, किसे कहते हैं? लेवल 3 की जो हमारी, यानी हमने L3 पढ़ा था, L3 कैशे। तो L3 कैशे को ही क्या कहते हैं? स्मार्ट कैशे कहते हैं। तो स्मार्ट कैशे क्या करता है? स्मार्ट कैशे शेयर द एक्चुअल कैश मेमोरी बिटवीन द कोर्स। यानी सपोज हमारे पास कोर क्या होता है, अभी हम बात करेंगे। कोर क्या है कि हमारा एक बड़ा प्रोसेसर, जिसके अंदर क्या है कि आपके छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं। तो जैसे सपोज आपने सुना होगा कि हमारा प्रोसेसर है, उसके अंदर 4 कोर हैं। सुना होगा कि हमारा प्रोसेसर 4 कोर, या फिर आप सिंपल बात करें तो जो जिन लोगों ने कोर आई 5 की अगर हम बात करें, तो कोर आई 5 के अंदर जो है 4 कोर होती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे कोर आई 5 में जो है हम 4 कोर का वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे सपोज हमारे पास जब L1 और L2 हैं, वो कैसे काम करती हैं? अगर आपके पास 4 कोर हैं, तो चारों कोर को जो है आपकी L1 और L2 बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगी। जैसे सपोज हम मान लेते हैं कि हमारी L1 कैसे जो है, वो हमारी L1 कैसे का जो स्पेस है वो कितना है? 128 KB है। यानी कितना है? 128 KB है। हमारी L2 का जो साइज़ हमारे पास अवेलेबल है वो कितना है? 1512 KB यूज़ है। अब इन दोनों में ये कैसे काम करेंगे कि अगर 128 KB हमें मिला हुआ है L1 के लिए, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। यानी 4 हिस्से में कितना हो जाएगा कि आपका कोर 1 को मिल जाएगा 32, कोर 2 को मिल जाएगा 32, कोर 3 को मिल जाएगा 32, देन कोर 4 को मिल जाएगा 32। सबको 32 यानी कितना भी यूज़ पड़ जाए, ये 32 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ उतना ही इन्हें मिला हुआ। दूसरा, अगर हम बात करें L2 की, तो इसमें क्या होता है? 512 है। इसे भी अब 4 हिस्सों में बांट देना हमें। तो 4 हिस्सों में अगर हम बात करें तो कितना पड़ेगा? वही इसका भी हिस्से में कितना आएगा? 128। इसके कितना आएगा? 128। इसके कितना आएगा? 128। और लास्ट में कितना आएगा? 128। यानी इसमें भी सबके हिस्से में, यानी इससे ज़्यादा ये यूज़ नहीं कर सकते। जबकि हमारा इस L3 में क्या होता है कि L3 अगर मान लिया हमने कि L3 का जो साइज़ है वो हमारा कितना है? 3 MB का साइज़ है। तो ये 3 MB अवेलेबल रहेगा सबके लिए, जिसे जब ज़रूरत पड़े वो इसे पूरा का पूरा भी यूज़ कर सकता है, या फिर अगर सारे लोग यूज़ करते हैं तो ये 4 हिस्सों में भी बढ़ जाएगा। यानी कि फ्रीली यहाँ पर हमें क्या स्मार्टली वर्क कर रहा है, जिसे ज़रूरत है ये उसके काम आ रहा है। जबकि बाकी इनमें क्या हो रहा था कि इसका जो है पहले से ही डिवाइड हो जाता है कि जिसका जितना मिल रहा है वो उतना ही यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा L3, और इसीलिए उसे कहते हैं स्मार्ट कैशे, जो कि हमारा कहाँ अवेलेबल होता है? इंटेल के अंदर। इसके नेक्स्ट चलते हैं वर्चुअलाइजेशन में। तो वर्चुअलाइजेशन का काम क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट अ वर्चुअल वर्जन ऑफ अ डिवाइस। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या करती है? इसका यूज़ करके आप किसी भी चीज़ का, जैसे डिवाइस, रिसोर्सेस, आपके रिसोर्सेस मतलब सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका एक वर्चुअल वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास क्या है कि आपके पास रियल में नहीं है, बट आप उसे वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने VMware को यूज़ किया होगा, Hyper-V को यूज़ किया होगा। तो वो क्या है? वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम होता है, हम सिस्टम में क्या करते हैं कि हमारा पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। कौन सा पड़ा है? विंडो हमारा 10 पड़ा हुआ है। हमें यूज़ करना है विंडो 11 नया आया, हमें क्या यूज़ करना है? हमें विंडो 11 को यूज़ करके देखना है कि बेस्ट है या नहीं है। तो इसलिए हम क्या करें? फिजिकली इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें एक चीज़ हो जाती है, विंडो 10 और 11 में से एक टाइम पर आप एक को ही चला सकते हैं। जबकि अगर आप क्या करते हैं कि इसे वर्चुअली यूज़ करते हैं, देन क्या होगा? विंडो 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा एक टाइम पे एक साथ। कैसे करते हैं? मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आई थिंक गाइस आपको इतना क्लियर होगा। ये सारे क्या थे? हमारे फीचर थे। इसमें एक नेक्स्ट फीचर और देख लेते हैं, जो कि क्या है? टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी का। ये कैसे काम करता है? तो अगर हम टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंटेल ने खुद डेवलप की थी, जिसका काम क्या होता है? ऑटोमेटिकली आपके प्रोसेसर की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना। फ्रीक्वेंसी को या कैसे बढ़ाता है और क्यों बढ़ाता है? तो ये चीज़ अगर देखें तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कहाँ पर, कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटेल की जो टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी है वो कैसे काम करती है। तो इंटेल की टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो क्या होता है? आज के प्रोसेसर जो है
क्या होता है, विल टू परफॉर्म बट द स्पीड इज डिवाइडेड इवेंचुअली अक्रॉस द कोर। जितनी भी कोर होती हैं उनमें परफॉर्मेंस डिवाइड हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि सबके बीच में क्या बराबर बराबर स्पीड जो है डिवाइड हो चुकी है। यानी अगर किसी पे भी ज़्यादा लोड आता है तो उस ऐसा नहीं वो अपनी स्पीड से ज़्यादा काम कर सके, जितना स्पीड है उतना ही काम करेगा। बट टर्बो बूस्ट की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो आपकी स्पीड है, जिस कोर के ऊपर लोड होगा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बाकी सारे की स्पीड क्या है कि स्लो हो जाएगी। और अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा कि सारे के सारे स्लो हो जाएंगे और आपकी एनर्जी जो है वो सेव हो जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्या है, स्पीड बढ़ गई थी, अब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर वर्क करना कम मतलब बंद कर दिया, तो क्या हुआ कि हमारी स्पीड जो है ज़ीरो चली गई और हमारा सेव हो गया टाइम, यानी हमारी एनर्जी सेव हो गई। इस तरीके से काम करती है हमारी टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी। ये कोर और थ्रेड की हम बात बहुत देर से करते आ रहे हैं, तो सिंपली कोर और थ्रेड को भी थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। वैसे आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आए तो एक बार और देख लेते हैं। अब कोर क्या होता है, तो आ कोर इज़ अ स्मॉल सीपीयू। कोर क्या है, एक स्मॉल सीपीयू है और प्रोसेसर बिल्ट इनटू अ बिग सीपीयू, जो कि आपके एक बड़े प्रोसेसर के अंदर लगा होता है एक छोटा सीपीयू, उसे बोलते हैं कोर। सिंपली बात करें तो आज के जो प्रोसेसर आते हैं वो प्रोसेसर नहीं है, वो क्या है, एक बड़ा सीपीयू सिर्फ एक बॉक्स है, उसके अंदर होता है प्रोसेसर। तो जितनी कोर उतने प्रोसेसर। यानी आज जो हम एक साथ कई काम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। जो एक कोर है वो क्या है, एक प्रोसेसर के बराबर है। 4 कोर 4 प्रोसेसर। तो क्या किया गया, साइज़ को छोटा करने की वजह से प्रोसेसर को इतना छोटा कर दिया कि उसके अंदर अब हम 4 प्रोसेसर चला रहे हैं। फिर क्या है, इट कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म और प्रोसेस ऑल कंप्यूटेशन टास्क। इनमें से जितनी कोर होती है वो सब अपनी अपनी कंप्यूटेशन या फिर अपने अपने टास्क को जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी कोर किसी पे डिपेंड हो, कोई डिपेंड नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। तो आई थिंक कोर आपको समझ आ गया होगा। थ्रेड की अगर बात करें तो थ्रेड क्या है, वही हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी से एक वर्ड आया है थ्रेड। थ्रेड क्या है, थ्रेड इज़ अ वर्चुअल वर्जन ऑफ कोर। कोर का ही वर्चुअल वर्जन है। कोर क्या है, फिजिकली हमें दिखता है, लेकिन थ्रेड क्या है कि हमें वर्चुअली है, हमें दिखता नहीं है। बट ये क्या है कि कोर जब दो काम एक साथ कर सकता है हाइपर थ्रेडिंग की वजह से, तो इसी चीज़ को हमने क्या कह दिया, थ्रेड कह दिया। इट इनेबल्स अ सिंगल कोर टू वर्क लाइक। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका सिंगल कोर दो काम कर सकता है, दो कोर की तरह काम कर सकता है। अ कोर परफॉर्म मल्टीटास्किंग बाय थ्रेड। यानी हमारे जो कोर मल्टीटास्किंग करता है, एक साथ कई काम करता है, किसकी वजह से करता है, थ्रेड की वजह से। इसके बाद थोड़ा सा कंपेयर अगर करके हम देखें AMD को और इंटेल को, तो क्या बोल सकते हैं, प्राइस की बात करें तो चीपर देन इंटेल, AMD सस्ता होता है। इंटेल की बात करें तो मोर एक्सपेंसिव देन AMD थोड़ा महंगा होता है, AMD से महंगा होता है इंटेल। पावर कंजप्शन की बात करें तो AMD लेस एफिशिएंट देन इंटेल। और यहाँ पर क्या होता है कि पावर जो है लेस एफिशिएंट है, जबकि इंटेल के अंदर क्या मोर एफिशिएंट देन AMD। कूलिंग की बात करें तो हीट अप फास्टर, यानी AMD जल्दी हीट कर जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था EIST वगैरह उसके अंदर नहीं होता है। इंटेल की बात करें तो रन कूलर फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है कंप्यूटर पे, 8-8 10-10 घंटे दिन में काम करना है, तो क्या यूज़ कर लें, इंटेल। अगर नहीं लंबे समय तक करना है तो आप AMD भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो नॉट वेरी फास्ट कंपेयर टू इंटेल, इंटेल के मुकाबले ज़्यादा फास्ट नहीं है। इंटेल की बात करें तो क्या है, AMD से फास्ट है। गेमिंग और मल्टीमीडिया के लिए AMD भी गुड है, इंटेल भी गुड है, क्योंकि AMD के अंदर क्या है कि कोई EIST नहीं है, फुल परफॉर्मेंस में पूरी स्पीड में काम करता है, जो कि हमें गेमिंग या मल्टीमीडिया में चाहिए होता है। अब कंपेयर करें परफॉर्मेंस और प्राइस का, तो इसका AMD का क्या है, गुड एंड लो, इसका क्या है, गुड एंड हाई। तो अगर हम बात करें कि हमें प्राइस देखना है, तो हम क्या है, AMD हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमको क्वालिटी चाहिए, हमें लंबे समय तक काम करना है, तो हमारे लिए इंटेल बेस्ट है। आई थिंक आपको इन दोनों के बीच का जो है फ़र्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा CPU सॉकेट देख लेते हैं। अब CPU सॉकेट क्या है, जब प्रोसेसर देख लिया तो ये प्रोसेसर लगता कहाँ है, तो ये हमारा प्रोसेसर या CPU हमारा मदरबोर्ड में जिस सॉकेट में लगता है उसे बोलते हैं CPU सॉकेट। तो क्या है, द प्रोसेसर सॉकेट ऑल्सो नोन है CPU सॉकेट। प्रोसेसर सॉकेट CPU सॉकेट एक ही बात है। इज़ यूज टू कनेक्ट, जिसका यूज़ क्या होता है, आपके CPU को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है। कुछ सीरीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ताकि अगर आप मार्केट में कोई प्रोसेसर परचेस करना चाहें, ये सीरीज़ इतनी नहीं, बहुत सारी होती हैं, आप अगर बात करें हज़ारों में सीरीज़ अवेलेबल है, बट मैंने कुछ यहाँ पर आपके लिखी हुई हैं जो मोस्टली यूज्ड में। जैसे
PGA 370 जो पुराने हैं उन्हें भी मैंने थोड़ा सा कंसीडर किया, जिससे मैं आपको PGA LGA दोनों चीज़ें बता भी सकूं। तो PGA 370 जिसके अंदर हमारा Pentium 3 और Celeron प्रोसेसर सपोर्ट करता था, PGA 478 Pentium 4 Pentium D यानी डुअल कोर हमारा सपोर्ट करता था, LGA 775 डुअल कोर Pentium 4 इन्हें सपोर्ट करता था, LGA 1155 Core i3 Core 5 Core i7 तीनों को सपोर्ट करता है, 1156 भी तीनों करता है, 1366 Xeon और Core i7 दोनों को सपोर्ट करता है, LGA 2066 जो है यहाँ पर Core i9 को सपोर्ट करता है। अब आप कहेंगे इन तीनों में फ़र्क क्या है, तो इन तीनों में अगर इन दोनों की हम बात करें मेनली, तो इन दोनों में क्या होता है कि इनकी जो प्रोसेसर तो हमने पढ़ लिया कि हमारा Core i3 Core i5 Core i7 है, बट इसके अंदर जनरेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, यानी हमारे जो प्रोसेसर है इनकी जनरेशन भी आई। जनरेशन क्या है, 1 जनरेशन से स्टार्ट हुआ। अभी बात करें तो मोस्टली ये सारे के सारे जो प्रोसेसर Core i3 Core i5 Core i7 और Core i9 है, इनके अंदर 11 जनरेशन तक के प्रोसेसर अवेलेबल है मार्केट में। तो ये सारे क्या है, इन दोनों के अंदर जो है आपके जनरेशन का फ़र्क रहता है कि आपका 1155 के अंदर जो है आपका जनरेशन सिर्फ 3 तक सपोर्ट करता है, 1 से लेके 3 तक, जबकि इसके अंदर आपका 4 से लेके 7 तक सपोर्ट करता है। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। तो CPU सॉकेट आई थिंक आपको क्लियर होगा। PGA और LGA ये वर्ड क्यों यूज़ किया, इनका मतलब क्या है, तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ CPU सॉकेट की बात करें, 2 टाइप होते हैं, PGA LGA। क्या फ़र्क है, PGA के अंदर दिस टाइप ऑफ CPU हैज़ पिन। अगर हमारी बात करें PGA की, तो हमारा ये यहाँ पर दे रखा है आपका ये वाला PGA के अंदर क्या है, जो हमारा CPU प्रोसेसर है उसके अंदर क्या है आपकी पिन दे रखी है, आप देख रहे हो ये सारी क्या है पिन है। जबकि सॉकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर होल दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे। जबकि दूसरा अगर हम LGA की बात करें, LGA में क्या होता है, CPU में हमारे होल्स होते हैं, आप देख रहे होंगे CPU में क्या है, होल्स हैं, और सॉकेट के अंदर क्या है, पिने दे रखी हैं। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्या दे रखा है कि हमारा 2 मेन कैटेगरी रखी गई हैं प्रोसेसर की, यानी प्रोसेसर हमारे 2 तरीके से काम करते थे। जो हमारे पुराने प्रोसेसर आते थे वो आते थे 32 बिट के, अभी जो आते हैं वो 64 बिट के। दोनों में डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, 32 बिट का प्रोसेसर देख रहे हैं। अनटिल द अर्ली 90s यानी 90s से पहले तक की हम बात करें तो इंटेल पेंटियम प्रोसेसर एंड पहले के जो AMD प्रोसेसर थे वो सारे क्या थे, 32 बिट के आते थे। इसका मतलब क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उस पर जितने भी सॉफ्टवेयर काम करते थे वो डेटा यूनिट किसका यूज़ करते थे, 32 बिट की। यानी हमारा जो डेटा प्रोसेस होता था या कोई भी डेटा एक बार में काम करता था वो कितना होता था, 32 बिट का होता था। जैसे विंडो की बात करें यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो विंडो 95 98 XP ये सारे 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम भी अवेलेबल थे, बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी किए होंगे। साथ ही क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अ कंप्यूटर विद अ 32 बिट प्रोसेसर। जिस कंप्यूटर में 32 बिट का प्रोसेसर लगा होगा वो 64 बिट के वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है, उसमें इंस्टॉल नहीं कराया जा सकता। इट कैन ओनली हैव अ 32 बिट वर्जन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। उसके अंदर सिर्फ किसे इंस्टॉल कर सकते हैं, 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऐसे ही हमारा अगर प्रोसेसर 64 बिट की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिलीज़ किया था 64 बिट वर्जन वो विंडो XP के साथ में सपोर्ट किया था। इसके बाद क्या है, टू बी यूज्ड ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर की अगर हम बात करें तो 64 बिट प्रोसेसर हमारा यूज़ होता है कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8 और साथ ही जितनी भी विंडोज़ 10 या फिर उसके अलावा 11, ये सारे क्या 64 बिट वर्जन है। नोट करके लिखा हुआ है, आप कंप्यूटर विद आ 64 बिट प्रोसेसर। एक कंप्यूटर जिसके अंदर 64 बिट प्रोसेसर है उसके अंदर 64 बिट का सॉफ्टवेयर और 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर दोनों ही चलाए जा सकते हैं। जबकि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द 64 बिट वुड नॉट रन इट्स फुल कंपेटिबिलिटी। साथ ही होता क्या है कि हमारा काम तो करेगा 32 बिट का सॉफ्टवेयर, लेकिन वो फुल कंपेटिबिलिटी से नहीं करेगा। जैसे अगर बात करें एक इंसान की जो है वो क्षमता है 1 कुंटल वजन उठाने की, हम उससे 50 किलो उठवा रहे हैं, क्या है उसकी क्षमता का हम काम नहीं ले रहे हैं, वो जितना कर सकता था हम उससे कम करवा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, हमारा काम तो करेगा लेकिन फुल कंपेटिबिलिटी से नहीं करेगा। ऐसे ही दूसरा यहाँ पे नोट क्या लिखा हुआ कि मैनी 32 बिट प्रोग्राम। साथ ही कुछ ऐसे 32 बिट के प्रोग्राम होते हैं जो 64 बिट के प्रोसेसर पर काम नहीं करते हैं, बट सम ओल्डर 32 बिट प्रोग्राम में नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी काम नहीं करते हैं प्रॉपर, बहुत सारी दिक्कतें देते हैं क्योंकि इसकी कंपेटिबिलिटी उसके साथ नहीं होती है। तो ये सारे फ़र्क थे जो कि हमने यहाँ पर पढ़े हुए हैं। तो इसके साथ हमारा जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हमें बताएं अगला टॉपिक किस पे चाहते हैं।
तो साथ ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।